Hi student, now I am starting the session of Java. ओके, तो जावा का जो ये सेशन है इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। जावा का इसके पहले मैंने 3 सेशन लॉन्च कर चुका हूँ, ठीक है। यूट्यूब वीडियो के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने पहले सेशन में जावा फंडामेंटल के बारे में बताया है। दूसरे सेशन में जावा के अंदर किस तरीके से हम इन्वायरमेंट बनाते हैं, जावा का पाथ कैसे सेट करते हैं, जावा में कैसे हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम का कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये बताया है। जो मेरा थर्ड सेशन है, इस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम जावा के अंदर इंटेलिजे प्लेटफॉर्म को मैनेज करेंगे अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से हम जावा के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होता है जावा के अंदर। और इसके अंदर मैंने डेटा टाइप कॉन्सेप्ट भी बताया कि जावा में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और डेटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंसी होती है, डेटा टाइप के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आज का जो मेरा सेशन है ये जावा में ऑपरेटर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपने ऑपरेटर तो सुना ही होगा और सभी बच्चे जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड्स के हैं सभी को ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी होती है। तो जनरली ऑपरेटर्स का वर्क क्या होता है, क्या आप बिना ऑपरेटर का यूज़ किए कोई प्रोग्राम बना सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर है नो। आप बिना ऑपरेटर का यूज़ किए हुए आप नॉर्मल प्रोग्राम तो बना सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल जिसके लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। 99% आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो उसके अंदर कैलकुलेशन ही होता है, और कैलकुलेशन करने के लिए हमें ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ये सब प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं जो रिप्रेजेंट तो मेथड के फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक्सेस वाइज हम इसको किससे करते हैं, सिंबल से। इसलिए जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी के सभी मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स सिंबल के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। अब सिंबल के थ्रू एक्सेस क्यों किए जाते हैं, डायरेक्टली हम उसके मेथड के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सिंबल के अंदर किसी भी टाइप का आपको मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे, केसिंग वाइज कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप यदि कोई मेथड वाइज की बात करें तो उसमें आप कोई भी स्पेलिंग भूल जाते हो या अपर केस में लिखना है कि लोअर केस में लिखना है, ये सब हेडक रहता है। सिंबल का कोई केस नहीं होता, और सिंबल जो होता है वो कैची होते हैं। कैची मतलब आप इनको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए जब प्रोग्रामिंग बनाया जाता है, जब कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ों को याद रखा जाता है कि जिससे आपका जो माइंड है उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक याद रख सके। ठीक है, तो ऑपरेटर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटर इन जावा स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, मतलब मीन्स वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड लिटरल्स, मतलब वेरिएबल्स कांस्टेंट और लिटरल्स के बीच में यदि किसी भी टाइप का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटर्स यूज करना पड़ेगा। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जावा में 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ठीक है, ये जो भाषाएं हैं आपने इसके पहले भी सुना होगा। तो यूनरी का मतलब होता है जो सिंगल ऑपरेंड या सिंगल वेरिएबल पे जो काम करता है उसको यूनरी बोलते हैं। जो एक से ज़्यादा वेरिएबल पे काम करता है उसको बाइनरी बोलते हैं। और एक ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल लाइन एक्सप्रेशन के थ्रू किसी भी कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम को यदि सॉल्व करता है उसे बोलते हैं टर्नरी। तो टर्नरी एक ऐसा ऑपरेटर है जो ऑपरेंड के बेसिस में नहीं है, ये ऑपरेटर के बेसिस में, क्योंकि टर्नरी में आपको 3 अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज करना होता है। और टर्नरी ऑपरेटर को देखा जाए तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे आपको इफ एल्स वाले प्रोग्राम जो होते हैं उनको यदि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, आपको लगता है कि 3-4 लाइन का कोड इसके अंदर लिखना पड़ेगा, तो इफ एल्स में चले जाओ। आपको लगता है कि नहीं ये एक ही लाइन के अंदर इस प्रोग्राम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो प्रोग्राम आप टर्नरी ऑपरेटर से बना सकते हो। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट में बताता हूँ कि यूनरी ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स जनरली होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर देखा जाए तो प्लस, माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये ऑपरेटर्स मोस्ट ऑफ द केस में यूनरी ऑपरेटर्स का पार्ट है। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर्स में प्लस हो गया। प्लस मतलब यदि आपको प्लस तो ऐसे बाय डिफॉल्ट रहता है, पॉजिटिव वैल्यू यदि आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका प्लस ही होता है। ठीक है, तो प्लस इज द डिफॉल्ट। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वी कैन सिंपली मैनेज कि प्लस, जैसे आपको यदि +1 आपने लिख दिया तो मतलब वो यूनरी ही रहता है। यदि आप कुछ नहीं लिखोगे तो यूनरी रहता है, 1 2 3 जो भी आप लिखते हो, सॉरी यूनरी का प्लस होता है। पॉजिटिव ऑपरेटर से इसको बोल सकते हैं अपन। इसके बाद निगेटिव, यदि आपको इसके लिए जरूर लगाना पड़ता है, जैसे माइनस आपने लगा दिया किसी भी नंबर के सामने तो -2 हो गया, इसे अपन बोलते हैं निगेटिव। निगेटिव वैल्यू के लिए अपन यूनरी माइनस का यूज़ करेंगे, तो यूनरी प्लस, यूनरी माइनस। इसके बाद आपको यदि वैल्यू को इंक्रीज करना है, जैसे आपको 1 से वैल्यू को बढ़ाना है, उसके लिए क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। और यदि वैल्यूज को घटाना है तो उसके लिए क्या होता है, आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स में। इसके बाद लॉजिकल कंपोनेंट होता है, ये नॉट ऑपरेटर आप लगा देते हो किसी भी, जैसे आपका कोई वैल्यू ट्रू है
तो आपने उसके सामने लगा दिया नॉट ट्रू, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब इसका मेन काम क्या होता है कि यदि कोई ट्रू वैल्यू है तो उसको फॉल्स कर देता है, और यदि कोई फॉल्स वैल्यू है तो उसको ट्रू कर देता है। ठीक है, तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि जैसे अब इसका एग्जाम्पल्स हम कहाँ पे चलाएंगे, वी विल गो ऑन इंटेलिजे प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंटेलिजे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और ये एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे चला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम्स को मैं वापस से कोई नया टेम्पलेट नहीं बनाता हूँ। यदि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके न्यू में जाइए, यहाँ पे जावा क्लास में जाइए। जावा क्लास के अंदर आप क्लास का नाम दे दो जो भी आपको देना है, जैसे मैंने नाम दे दिया ऑपरेटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मैंने नाम दे दिया ऑपरेटर एग्जाम्पल। और यहाँ पर मैं जो भी प्रोग्राम्स मेरे को बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यदि मुझे देना है तो मैं इसको दे भी सकता हूँ। मेन मेथड यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, मैंने पहले ही लिख रखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो वापस से चाहूँ तो मैं इसको, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर अभी भी कोड लिखते हैं, क्योंकि अभी अपने को ऊप्स में नहीं जाना है। अदरवाइज़ देखा जाए तो प्रैक्टिकली ऐसा है कि आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बना करके करना चाहिए, वो आगे अपन ऊप्स में देखेंगे। अभी तो हमारा मोटिव क्या है कि हमारा प्रोग्राम के अंदर के जावा के अंदर के ऑपरेटर कंसेप्ट, मतलब फाउंडेशन लेवल के जो कंसेप्ट हैं, बिल्कुल प्राइमरी कंसेप्ट हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो जैसे मतलब बात करते हैं अपन a बराबर 2 थी, तो पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। अब इसको यदि मुझे निगेटिव वैल्यू बनाना है तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैंने लगा दिया -a। ठीक है, तो ये हो गया -2, मतलब ये निगेटिव वैल्यू हो गई, क्योंकि दो टाइप के इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको अपन रन कर सकते हैं, ऑपरेटर एग्जाम्पल डॉट मेन। तो मेन मेथड हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -2 वैल्यू आ गई इसके अंदर। अब यदि मैंने इसमें +a लगा दिया, ठीक है, माइनस तो सभी ने लगाया होगा, यदि मैं इसके अंदर +a लगा देता हूँ तो क्या आउटपुट देगा। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो +a में मतलब ये देखो 2 ही दे रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट +a ही रहता है। यदि अपन a बराबर 2 करते हैं तो +a ही रहता है। ये यूनरी पॉजिटिव नंबर हो गया, यूनरी प्लस हो गया, ये यूनरी माइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि मैं डिक्रीमेंट की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट, एक और वेरिएबल ले लिया मैंने b, मैंने यहाँ पे ले लिया b। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। यहाँ पे आ जाएगा b, इंट b, ठीक है, बाद में कर दूंगा मैं इसको। अब b में वैल्यू दे दिया मैंने, b बराबर यहाँ पे b असाइन मैंने दे दिया a++। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है b असाइन a++, इसमें क्या मतलब है, a का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये क्या आउटपुट देगा आपको। तो इसमें इसको a में क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। दो टाइप के इंक्रीमेंट होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, इसके अंदर आपको पहले ये क्या करेगा, अदर टास्क करेगा, मतलब पहले a की वैल्यू को b में असाइन करेगा, फिर a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो इस केस में यदि मैं a और b को प्रिंट करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझने के लिए a इक्वल्स टू प्लस a प्लस b इक्वल टू प्लस b। तो इस केस में आप देखोगे कि जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, पहले b में असाइन होगी, तो b में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो b में 2 आ जाएगा और a की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि a जो है b में असाइन का मतलब पहले बैकअप बनाएगा फिर उसके बाद प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस केस में a की वैल्यू आपकी 3 और b की वैल्यू 2, ये आउटपुट आपका इस प्रोग्राम का आएगा। मेथड जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग प्रिंट एलन में देखो एक भी मिस्टेक यदि आप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको एरर दे देगा। नाउ इट इज़ एग्जीक्यूटिंग, ये आगे देखो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। इसके बीच में थोड़ा स्पेस भी दे देंगे तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा ये। अगेन आई विल रन दिस, Ctrl+Shift+10 F10 करके भी आप कर सकते हो, शॉर्टकट भी है। ठीक है, शॉर्टकट आप यहाँ देख सकते हो Ctrl+Shift+F10। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट है पहले असाइन करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा, और यहीं पर यदि मैं प्री लगा देता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे लगा दिया ++a, तो प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले ये इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद असाइन करेगा। तो a की जो भी वैल्यू है, जैसे a की वैल्यू 3 है तो b में क्या करेगा 3 असाइन करेगा और उसके बाद ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू आपकी, इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम्स क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स a असाइन 3 एंड b असाइन 3। ओके, तो ये हो गया आपका प्री इंक्रीमेंट। ऐसे डिक्रीमेंट भी काम करता है। यदि आपको प्री डिक्रीमेंट इंप्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस a लिखना पड़ेगा।
माइनस माइनस ए क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू को घटाएगा, ए की वैल्यू को 2 करेगा, तो जो 2 वैल्यू है वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बी में असाइन हो जाएगी, ए भी 2 हो जाएगा और बी भी 2 हो जाएगा। इसको अपन प्री डिक्रीमेंट बोलते हैं। डिक्रीमेंट मतलब होता है एक से कम करना, ठीक है। और यदि आपने इसमें ए माइनस माइनस किया तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले जो भी करंट वैल्यू है आपके पास ए में उसको बी में रखेगा और उसके बाद ही फिर उसके बाद उसमें डिक्रीमेंट ऑपरेशंस क्या होगा, परफॉर्म होगा। तो मतलब ए की जो भी वैल्यू है, जैसे ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसको पहले बी में रखेगा, तो बी में क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, फिर ए में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस केस में इस केस में ए की वैल्यू क्या है, पहले 2 है, तो बी में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका किस में आएगा, दिस इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर में इससे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको जैसे एक एक्सप्रेशन में आपको और बताता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर भी, ठीक है। जैसे मैं अभी इसको हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज है इनको आप करिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस प्लस, यदि आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया है और इस एक्सप्रेशन का यदि आपसे कोई रिजल्ट पूछता है तो इसका आउटपुट आप क्या देंगे। तो इस केस में देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, देखो इस केस में यहाँ पे ए की वैल्यू 2 होगी, इसका इंक्रीमेंट यहाँ पे 3 होगा और इस वाले का इंक्रीमेंट यहाँ पे 4 होगा। तो 2 3 4 मतलब कितना आ जाएगा आपका 9, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 हो जाएगी और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 9, हम इस तरीके से इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। नाउ आई विल रन दिस, ओके। तो नाउ b इक्वल्स टू 9 and a equals to 5. This operations is used to perform plus as well as increment as well as assignment. तो पहले क्या करेगा ये पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब नेक्स्ट स्टेप पे इंक्रीमेंट करेगा, अभी सेम स्टेप पे ये कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये हमारा इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल है। अब अपन देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर्स में जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं, दैट इज़ एक ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन मार्क्स भी इसमें आता है बाइनरी में। इसका यूज़ कहाँ पर है कि जैसे बुलियन टाइप का वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बुलियन बी बराबर ट्रू, ओके। अब ये बुलियन बी बराबर ट्रू है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके सामने मैंने लगा दिया नॉट बी। नॉट बी मतलब जो बुलियन बी है ना, इसके अंदर मैंने नॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या रिटर्न करेगा ये फॉल्स। तो अब इस केस में यदि मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसके सामने मैंने नॉट बी लगाया तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको भी हम, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसका काम भी ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। तो जो भी सिंगल ऑपरेंड मतलब सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं, सिंगल कांस्टेंट पे काम करते हैं या सिंगल लिटरल, जैसे 10 हो गया 20 हो गया, ठीक है। लिटरल किसको बोलेंगे, वैल्यूज़ को। जैसे बी की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू क्या कहलाएगा आपका, एक लिटरल कहलाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई सेशन मेरा ने मतलब जिसमें मैंने लेक्चर नंबर लिख रखा है, यदि आप 4th सेशन देख रहे हो तो पहले 3rd सेशन देख लो, 3rd सेशन देख रहे हो तो 2nd सेशन देख लो, 2nd सेशन देख रहे हो तो 1st सेशन देख लो, क्योंकि सभी सेशन आपस में रिलेटेड हैं और ये सभी सेशन आपको यूट्यूब में पोस्टेड हैं, आप देख सकते हो। जावा की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, रिसेंट वाली, एक पुरानी प्लेलिस्ट है, अभी आपको रिसेंट वाली प्लेलिस्ट में जाना है और ये सभी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे बाइनरी मतलब होता है ये जो वर्ड है ना बाइनरी, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये सब वर्ड आते हैं टर्नरी, बाइनरी, यूनरी। बाइनरी मतलब होता है मिनिमम 2 ऑपरेंड। यदि मिनिमम 2, जैसे प्लस करना है आपको तो आपको 2 ऑपरेंड चाहिए। ऑपरेंड मतलब 2 वेरिएबल चाहिए या 2 कांस्टेंट चाहिए या 2 लिटरल्स चाहिए, या इनके हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट लिटरल, मतलब 2 चीज़ चाहिए तभी आपका एडिशन होगा। इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबको पता होता है। मॉडुलस में थोड़ा डाउट होता है, तो मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। जैसे मैं लिखूंगा 5 मॉडुलस 2, इसका आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 5 को 2 से भाग लगाओगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो सभी को पता होगा। इसको अपन बोलते हैं इक्वल, ये वैल्यू कंपैरिजन करता है। नॉट इक्वल ये जस्ट अपोजिट होता है इक्वल का, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। ये ग्रेटर देन लेस देन क्या रिटर्न करते हैं, बुलियन रिटर्न करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब इसको कंपोजिट बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल को भी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एस आउट, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन क्या देगा आपको, 5 लेस देन इक्वल टू फॉल्स देगा, ठीक है। यहीं पर मैं लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन में क्या देगा, ट्रू देगा। तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ये सभी के सभी कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब एक कंपैरिजन ऑपरेटर और होता है जैसे स्ट्रिंग कंपैरिजन, मैं स्ट्रिंग में पढ़ाऊंगा वो, इसमें इक्वल्स मेथड होता है। तो ये इक्वल्स मेथड जो है ना ये स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए होता है, क्योंकि ये एड्रेस के
करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कंपेयर करता है। यदि आप स्ट्रिंग को डबल इक्वल से कंपेयर करोगे तो वो एड्रेस कंपेयर करता है, लेकिन आप इक्वल्स मेथड से कंपेयर करोगे तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस के अंदर का डेटा कंपेरिजन करता है। ठीक है, तो दैट थिंग वी विल डिस्कस ऑन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग एक एक्सेप्शनल केस है, तो डबल इक्वल ऑपरेटर कभी भी आप स्ट्रिंग के केस में मत लगाइए, हमेशा इसको वैल्यू टाइप जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, इनको कंपेयर करने के लिए यूज़ करिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी अपने आप में बहुत यूजफुल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज ऑपरेटर्स जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि इफ़ ऑल कंडीशन इज़ ट्रू, जैसे मान लो आपके पास एक कंडीशन है, कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पहला कंडीशन ट्रू हुआ, दूसरा कंडीशन ट्रू हुआ, और यदि मैंने एंड लगाया तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब सभी कंडीशन ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा। यदि एक भी फॉल्स हो गया और आपने एंड लगाया तो फॉल्स देगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी फॉल्स देगा, दोनों फॉल्स हैं तब भी क्या देगा, फॉल्स देगा। तो ये काम होता है एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर इंटरनली मल्टीप्लीकेशन करता है। ठीक है, तो मतलब एंड मतलब आप ये समझो कि सभी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर में क्या होता है कि मान लो आपके पास दो कंडीशन है, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन ट्रू है दूसरा कंडीशन फॉल्स है, ये क्या देगा, ट्रू देगा। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, ये ट्रू देगा। दोनों ट्रू हैं तो क्या देगा, ट्रू देगा। दोनों फॉल्स हैं तभी क्या देगा, फॉल्स देगा। तो ये एक तरह से प्लस करता है, जैसे वन, आप इसको 1 समझ लो, इसको 0, अब लगा दो प्लस 1 + 0। ठीक है, तो 1 आएगा। तो मतलब जो और ऑपरेटर होता है ना, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। इफ ओनली वन कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को आप इक्वल इक्वल बोलते रहते हो, जबकि ये असाइनमेंट होता है। इसका मतलब होता है ए असाइन टू, ए के अंदर 2 वैल्यू असाइन हो गई। अब असाइन करने से पहले मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो मैं क्या 2 से इंक्रीमेंट, ए प्लस असाइन लगा दिया। ए प्लस असाइन 2 का मतलब होता है ए असाइन ए प्लस 2, मतलब ए में 2 बार इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। तो असाइन करना मतलब होता है राइट करना। जैसे आप जितने भी प्रोग्राम बनाते हो तो इसमें जो इसको अपन जरूर इक्वल पढ़ते हैं, पर ये इक्वल नहीं होता, ये असाइन होता है। और कॉम्प्लेक्स असाइन में प्लस असाइन, माइनस असाइन, मल्टीप्लीकेशन असाइन, डिवीजन असाइन, मॉडुलस असाइन होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइन के साथ कुछ वैल्यू भी आपको यदि इंप्लीमेंट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस में ये सभी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट्स। ठीक है, इसके बाद एक अब आता है टर्नरी ऑपरेटर्स की बात। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर्स जो होता है ना, ये एक्चुअली क्या है, इसका जो डिनोटेशन है ये आपका शॉर्टकट सिंबल है, क्वेश्चन मार्क और कोलन, इसमें 2 चीज़ें होती है। इसमें कोई ना कोई कंडीशन भी होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट का ये शॉर्टकट है। जैसे आप इफ एल्स स्टेटमेंट में जो काम आप करते हो, यदि आप उसको शॉर्टकट वे में करना चाहते हो तो वो काम आप टर्नरी के थ्रू कर सकते हो। टर्नरी में यहाँ पे कंडीशन आएगा, कंडीशन यदि ट्रू हुआ तो यहाँ पर आएगा, कंडीशन यदि फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हम इसको टर्नरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो टर्नरी का मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कि यदि टर्नरी को अपन को एग्जाम्पल वाइज देखना है तो किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देखो, जैसे मुझे ग्रेटर नंबर का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर के प्रोग्राम के लिए हमें 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 10 ले लिया है, बी की वैल्यू 2 ले लिया है, 2 वेरिएबल ले लिए। अब मुझे ग्रेटर नंबर को मैनेज करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रिंग एस। टर्नरी का सिंटेक्स मैंने बताया, यहाँ पे कंडीशन होगा ए ग्रेटर देन बी। यदि ए बी से बड़ा है तो यहाँ पे जाएगा ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, आपको जो भी मैसेज देना है वो मैसेज आप दे सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे आ जाएगा एस। मतलब मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, एस की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो ये क्या हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हो गया। तो मतलब यदि आपको कोई भी प्रोग्राम को ये कंडीशन वाला प्रोग्राम है, कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम को यदि आपको एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व करना, अब इसको ड्राई रन करो, 10 ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या है, 10 2 से बड़ा है, ट्रू है, ए इज़ ग्रेटर आएगा। मैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिखता हूँ 20, तो 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स है तो क्या आ जाएगा आपका, बी इज़ ग्रेटर आएगा। तो मतलब आप इसको ड्राई रन भी करो तो जब भी आपको कोई कंडीशन वाला कोई प्रोग्राम जिसको एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन में बनाना है, इसको आपको और शॉर्टकट लिखना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो ये बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर क्या होगा, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी, यहाँ से हटा दो, ये हो गया। तो इट कैन बी क्रिएटेड ऑन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आल्सो, इसके अंदर भी हम इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं टर्नरी। ये वाइडली कब यूज़ करना है आपको, जब आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक बिल्कुल साधारण सा कोई कंडीशन है, उसको आपको एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है, तभी आप इसको प्रीफर करिए, अदरवाइज इसकी इतनी नीड नहीं रहती। इसका इन्हांसमेंट है क्योंकि टर्नरी का लिमिटेशन भी है, टर्नरी का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर आप मल्टीपल लाइन एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, ब्लॉक लेवल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। इसके लिए क्या बनाया गया है, कंडीशनल स्टेटमेंट।
कंडीशनल स्टेटमेंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। आपको कुछ कंडीशन, जैसे अभी आपका प्रोग्राम बिना कंडीशन के चल रहा है, आपने 5 लाइन लिखा बिना कंडीशन, अब उसमें एक कंडीशन लगा दिया कि यदि आपका यूजर नेम ये होगा और पासवर्ड ये होगा तभी आप इस कोड को देख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं देख सकते। आपको एक कंडीशन लगा दिया, ठीक है। हर चीज़ में एक कंडीशन लगा रहता है, आपने देखा लाइफ में भी कंडीशन बहुत सारी जगह रहता है कि यदि आपका मार्क्स इतना आएगा तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट होगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, आपका इतना स्कोर आएगा तभी आपका मैनेज, तो हर चीज़ के लिए कंडीशन है। तो कंडीशन वाले 90% प्रोग्राम आजकल आपको कंडीशन वाले मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको इफ एल्स यूज़ करना जरूरी है। यदि आपको इफ एल्स नहीं आता है तो आप कंडीशन वाले प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे, मतलब 90% वर्क जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता है वो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके भी अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग बुक वाले अलग अलग टाइप बताते हैं, मैं तो सीधा सीधा बताता हूँ। सबसे पहला है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट मतलब अकेला, देखो एल्स पे डिपेंड नहीं है। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ कंडीशन ट्रू है तभी आप काम कर सकते हो, फॉल्स वालों को अलाउ ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम में यदि आपकी एज जो है 18 से बराबर है या 18 से ज़्यादा है तभी आप वोट दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे आप सिंपल इफ़ का काम कर सकते हो। जहाँ पर कंडीशन ट्रू पे काम करना है वहाँ पे सिंपल इफ़ लगा दीजिए। इफ एल्स आप कब लगाओगे, जहाँ पर कंडीशन ट्रू पे भी काम करना है, कंडीशन फॉल्स पे भी काम करना है। जैसे आपको बताना है कि भाई आप एडल्ट हो कि नहीं हो, यदि आपकी एज 18 से ज़्यादा है, 18 के बराबर है तो आप एडल्ट हो, अदरवाइज आप एडल्ट नहीं हो। इस केस में सिर्फ क्या बता रहा है, आप एडल्ट हो, आप एडल्ट नहीं हो, तो इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास यूज केस आएगा ऐसा कि जहाँ पर दोनों टाइप में मैनेज करना है, ठीक है। जहाँ पर कंडीशन ट्रू पे भी काम करना है, फॉल्स पे भी काम करना है, वहाँ पे आप इफ एल्स लगा दो। जहाँ पे सिर्फ ट्रू पे काम करना है वहाँ पे आप सिर्फ इफ लगा दो। क्यों अननेसेसरी आप एल्स लगाओगे, ठीक है। जैसे आपको एक यूज केस में करवाता हूँ कि मान लो मुझे एम्प्लॉय की सैलरी क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाना है जिसकी सैलरी जो है ना ऑलरेडी 15,000 से कम है, जिनका 15,000 से ऊपर है उनकी सैलरी नहीं बढ़ाना है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, एक सैलरी नाम का वेरिएबल ले लो, इसमें वैल्यू अभी 12,000 असाइन कर दो। तो मेरा यूज़ केस क्या है कि भाई जिसकी सैलरी कितनी बढ़ानी है, बढ़ानी कितनी है 2,000, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यदि सैलरी लेस देन 15,000 है तो मैं 2,000 बढ़ाऊँगा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सैलरी प्लस इक्वस टू 2,000। अदरवाइज़ मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर मैं सैलरी लिख दूंगा। तो जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है उनकी सैलरी वही रहेगी, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनकी सैलरी में 2,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम में आपको एल्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रोग्राम को आप सिंपल इफ से ही बना सकते हो। एल्स कब बनाओगे, जैसे आपके पास दो यूज केस है कि भाई जिसकी सैलरी 15,000 से बढ़ाना दोनों का है, अब ना बढ़ाने वाले अब गुस्सा करने लग जाएंगे। तो जिनकी 15,000 से ज़्यादा है उनकी 1,000 बढ़ा देते हैं, और जिनकी 15,000 से कम है उनकी 2,000 बढ़ा देते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, दोनों केसेस में काम करेगा। कंडीशन ट्रू पे भी काम करेगा, कंडीशन फॉल्स पे भी काम करेगा। अब मैंने यहाँ पे दे दिया 12,000 तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। यदि मैंने यहाँ पे दे दिया 17,000 तो उस केस में कंडीशन ये वाली फॉल्स है, और उस केस में क्या बताएगा, ये 18,000 आपको ऐसा आउटपुट लिखा हुआ आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं इफ एल्स, ओके। इसके बाद तीसरा आता है आपका, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। अब कंडीशन के अंदर कंडीशन, आपको पता है कि लाइफ में भी ये होता है, एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन के अंदर तीसरा कंडीशन, वहाँ पे आपको नेस्टिंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेस्टिंग और एल्सेफ दोनों क्या है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए होते हैं। तो नेस्टिंग मतलब कंडीशन के अंडर कंडीशन को नेस्टिंग बोलते हैं। कि जैसे आपके पास एक आउटर कंडीशन है, आउटर कंडीशन के अंडर में क्या हो गया, एक इनर कंडीशन हो गया, मतलब कंडीशन के अंडर में क्या हो गया, कंडीशन हो गया। तो ऐसे केस में आप क्या यूज़ कर लीजिए, ठीक है। जैसे इफ़ है और इस इफ़ के अंदर मुझे क्या लगाना है, इफ़ एल्स लगाना है, इफ़ और एल्स। और इस एल्स के अंदर वापस से मुझे एक एल्स देना है, इस एल्स के अंदर वापस से क्या लगाना है, इफ़ एल्स लगाना है। तो मैं इसमें क्या यूज़ करूँगा, नेस्टिंग यूज़ करूँगा। अब यहीं पर यदि मुझे इसी को एक सिंप्लीफाई वे में लिखना है, ठीक है, आई विल राइट सेम प्रोग्राम इन सिंप्लीफाई फॉर्मेट, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्राम्स को तो अब मैं उसको किससे लिख सकता हूँ, वी कैन राइट यूजिंग एल्स इफ। इसको लैडर इफ एल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे इफ़ लिख दूंगा, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, फिर एल्स इफ लिख दूंगा, फिर यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, फिर यहाँ पे एल्स इफ कितने भी हो सकते हैं, और लास्ट में क्या जाएगा, आपका एल्स आ जाएगा। लास्ट में क्या जाएगा, एल्स आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो ऐसे प्रोग्राम को बनाने के दो तरीके होते हैं। आप उसको एल्स इफ से बना सकते हो या नेस्टेड इफ एल्स से बना सकते हो। नेस्टेड मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। तो चलो एक यूज केस लेते हैं। यूज केस क्या लिया मैंने, जैसे मेरे पास 3 अलग अलग पर्सनस हैं, उनमें से मैक्सिमम एज वाला पर्सन बताना है कि किसकी उम्र सबसे ज़्यादा है, ऐसा प्रोग्राम मुझे बनाना है, ठीक है। तो राइट मतलब प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एज पर्सन इनटू द 3 डिफरेंट पर्सन। 3 अलग अलग, मतलब 3 अलग अलग क्रिकेट के प्लेयर्स ही ले लो, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और जडेजा है। अब इसकी किसकी उम्र सबसे ज़्यादा है, ऐसा अपने को मैनेज करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप ले लो इंट ए
इसका नाम दे दो प्लेयर 1 को P1 दे दिया, P2 दे दिया, P3 दे दिया। तीनों की एज ले लिया अपन ने, ठीक है, वेरिएबल में 23 ले लिया, एक की 37 ले लिया और एक की मैंने 24 ले लिया। अब अपन को इसको नेस्टिंग से बनाना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, P1 ग्रेटर देन P2 P3। P1 को पहले P2 से कंपेयर कर लेंगे, यदि P1 मतलब पहला प्लेयर यदि दूसरे प्लेयर से बड़ा है तो फिर पहले प्लेयर को तीसरे प्लेयर से कंपेयर कर लेंगे, यदि दोनों से बड़ा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिख देंगे प्लेयर फर्स्ट एज इज ग्रेटर, एज इज मैक्स। प्लेयर फर्स्ट की एज सबसे ज़्यादा है, नहीं है तो फिर प्लेयर थर्ड की होगी। प्लेयर थर्ड क्यों होगी? क्योंकि प्लेयर थर्ड यदि प्लेयर 1 से बड़ा है और प्लेयर 1 ऑलरेडी प्लेयर 2 से बड़ा है तो प्लेयर 3 और प्लेयर 2 का तो कोई कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि यदि प्लेयर 3 प्लेयर 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, उस केस में क्या होगा, प्लेयर 3 होगा, ठीक है। तो प्लेयर 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कंडीशन फॉल्स, दोनों कंट्रडिक्शन सोचना है। कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या करेंगे भाई, तो इस केस में अपन यदि P1 ग्रेटर देन P2 है तो उस केस में अपन P2 को P3 से कंपेयर करेंगे। नाउ वी कंपेयर विथ P2 टू P3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेयर 2 इज मैक्स और यहाँ पे प्लेयर 3 एज इज मैक्स। इस तरीके से हम इसके अंदर बना सकते हैं। अब इसको मैं रन करूँगा तो जैसे आप देख सकते हो कि प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 तीनों प्लेयर हैं, तो इस केस में प्लेयर 2 एज इज मैक्स। अब इसको ड्राई रन कर लो, पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन ही फॉल्स हो जाता है। नीचे आएगा P2 ग्रेटर देन, P2 में 37 है, P3 में 24 है, 37 ग्रेटर देन 24, तो प्लेयर 2 इज एज इज मैक्स। तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन से देख सकते हो, तो इसे बोलते हैं नेस्टिंग, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप खुद से टाइप करिए, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है, इसी प्रोग्राम को यदि बनाना है लैडर से, देखो लैडर से कितना आसानी से बन जाएगा। लैडर से कुछ नहीं करना है मेरे को, ये कंडीशन को इससे जोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ही इफ के अंदर ये हो गया पूरा कहानी। यहाँ पे बीच में क्या लगा देता हूँ मैं, M% लगा देता हूँ, ठीक है। यदि P1 ग्रेटर देन P2 है, P1 ग्रेटर देन P3 है तो प्लेयर 1 मैक्सिमम होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में इसका लगा देता हूँ एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में यदि P1 नहीं हुआ तो P2 को ग्रेटर देन P3 से कंपेयर कर लेंगे। यदि P2 P3 से बड़ा है तो उस केस में P2 इज मैक्स हो जाएगा, अदरवाइज P3 इज मैक्स हो जाएगा। तो ये बन गया लैडर से, इसको लैडर बोलते हैं, ये एल्स इफ बोलते हैं। तो एल्स इफ एक तरह से शॉर्टकट अप्रोच है, ठीक है। इट प्रोवाइड शॉर्टकट अप्रोच। देखो इसमें ब्रैकेट्स भी ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको, ब्रैकेट्स भी यदि आपको देखना है तो सिंपली आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये ब्रैकेट्स यहाँ पे बंद हो रहा है, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो रहा है। इस तरीके से हम पूरे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरर तो आपको आएगी, देखो एरर से कभी आपको घबराना नहीं है, एरर को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, पूरे दम से। अगेन 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 विल रन दिस, जस्ट ये आ गया, प्लेयर 2 एज इज मैक्स, ओके। अब नेक्स्ट प्रोग्राम, आप इन दोनों प्रोग्राम्स को आप बना करके देखना। इसके बाद आता है लास्ट में मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ की बात कहाँ पर होती है, जैसे कभी कभी ऐसे यूज केस आते हैं कि भाई मल्टीपल कंडीशन ट्रू है। क्वेश्चन ही देख लो, आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल कंडीशन ट्रू हो सकते हैं कि ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी। तो ऐसे केसेस जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन ट्रू हो सकता है वहाँ पर आप मल्टीपल इफ लगा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा इफ भी लगा सकते हो। जैसे आपको डिवाइड चेक करना है कि कोई भी नंबर 3, 5, 9 के सभी कॉम्बिनेशन से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब यदि सभी कॉम्बिनेशन से डिवाइड है सभी कॉम्बिनेशन से बताओ, किसी एक से डिवाइड है तो किसी एक से बताओ, दो से डिवाइड है दो से बताओ। तो उस केस में मतलब आपके पास ऐसा यूज केस है कि कोई भी नंबर को चेक करना है कि वो 3, 5, 9 के किसी भी कॉम्बिनेशन से यदि डिवाइड होता है तो बताना चाहिए ये डिवाइड है, और किस कॉम्बिनेशन से डिवाइड है ये भी बताना चाहिए। जैसे 45 लिखा तो 45 तीनों से बताना चाहिए कि डिविजल बाय 3, डिविजल बाय 5, डिविजल बाय 9। मान लो मैंने दे दिया 5 तो ऐसा आना चाहिए कि डिविजल बाय 5, मतलब सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, इसके लिए आप मल्टीपल इफ लगाओ। आप बना तो बहुत सारे सकते हो, आप नेस्टिंग से भी बना सकते हो, इसको लैडर से भी बना सकते हो, लेकिन सबसे बेटर क्या होगा आपका, सबसे बेटर होगा कि आप इसको मल्टीपल इफ से बनाओ। नम मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़ नम मॉडुलस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ओके। Simply I will write here divisible by 3, I will write here divisible by 3। इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे जाएगा डिविजिबल बाय 5। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println डिविजिबल बाय 9। तो
तो आप देखो इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया 5, तो इस केस में क्या आएगा, डिविजिबल बाय 5, इट्स ओनली डिविजिबल बाय 5, नथिंग एल्स, ठीक है। तो दिस वन, अब मैं यहाँ पे दे दिया 50 और मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये बता देगा 50 के केस में तो सीधी सी बात है भी 5 से ही होगा। अब मैंने यहाँ पे दे दिया, देखो आउटपुट भी देखते जाओ, अब मैंने दे दिया यहाँ पे 45, तो 45 इज डिविजिबल बाय ऑल, तो ऐसे केस में क्या आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 45, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तीनों से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक साइट बताता हूँ, मेरा खुद का ब्लॉग है shivatutorials.com, वहाँ पे मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स दे रखे हैं। आप इस वेबसाइट में जाइए, फ्री है असाइनमेंट्स, यहाँ पे सिर्फ आप लिखिए इसमें सर, जैसे आप चैट जीपीटी में लिखते हो ना, वैसे यहाँ पे लिखना है आपको कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा, और इसमें मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। तो आपको यदि पढ़ना है तो आप यहाँ से भी जा कर के पढ़ सकते हो फ्रीली। बस ये है कि आपको ये वाला लेक्चर देखना जिसमें मैंने मेरा फ़ोटो बना होगा, उस लेक्चर पे आप क्लिक करना। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा का मैंने पूरा इम्प्लीमेंटेशन दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। इसमें जितने भी असाइनमेंट्स मैंने कराए हैं वो सभी असाइनमेंट्स आप करो, ठीक है। shivatutorials.com है, ठीक है। मैं वीडियोस के अंदर इसका लिंक भी दे दूंगा, बाकी तो सिंपल। और आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, देखो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, तो इससे आप भी कनेक्ट रह सकते हो। इससे आपको लगेगा कि आपका कमेंट सही है कि नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। यदि क्वेश्चन आपका गलत होगा तो मैं यहाँ पे आपको वापस से सॉल्व करके भी बताऊँगा। तो जितने भी असाइनमेंट्स है, क्योंकि असाइनमेंट्स करने से आप सीखोगे, सिर्फ आप थ्योरेटिकल पढ़ लेते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है थ्योरेटिकल के लिए, तो ठीक है, उससे आप नहीं सीखोगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल करना होगा, आपको इन प्रोग्राम्स को जा करके बनाना होगा, तभी आप जावा सीख सकते हैं, ठीक है। और जो बेस कंसेप्ट होता है ना, इससे ही आप आगे के इंटरेस्ट आपका मिलेगा। यदि आपका बेस अच्छा नहीं रहेगा ना, तो आगे के कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे और फिर आप धीरे धीरे उस चीज़ को स्किप करोगे। थैंक यू।